Hello everyone, welcome to Competition Guru #1 coaching institute for Chandigarh PGT Sociology classes। तो एस्पायरेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जो चंडीगढ़ पीजीटी की पोस्ट निकली हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने पीजीटी की 98 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें सोशोलॉजी की 5 पोस्ट गिवन है। मैं आपकी सोशोलॉजी एजुकेटर, आज मैं आपके सामने पीजीटी की टॉपिक को लेके आई हूँ जिसका नेम है इमाइल डरखाइम। ये आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जो कि वेस्टर्न थिंकर्स की फिलॉसफी आपको गिवन है। 4 थिंकर्स है उसमें। इसमें सबसे पहले नंबर पे इमाइल डरखाइम दिए हुए हैं, जिनको आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी थ्योरी को। इमाइल डरखाइम को हम फंक्शनलिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो किससे मिलती हैं? जो इनके प्रपाउंडर हैं अगस्ट कॉम्ट, यानी आप बोल सकते हो कि ये अगस्ट कॉम्ट को फॉलो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस है, और उनकी कॉन्सेप्ट्स को एक कदम आगे जिसने उन्हें बढ़ाया, उनको हम बोलते हैं इमाइल डरखाइम। इमाइल डरखाइम का पूरा नेम है डेविड इमाइल डरखाइम, और इनका ईयर रहा 1858 से 1970। ये इनका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। बट किसी भी थिंकर्स की थ्योरी को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए वो थिंकर्स कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कौन से ऐसे स्कूल से आते हैं, कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसकी वजह से हमें उनको सोशियोलॉजी में पढ़ना जरूरी होता है। ओके, सो पहले देखो यहाँ पे आते हैं फंक्शनलिस्ट। जैसे कि हम कार्ल मार्क्स हमारे सिलेबस में भी है, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर है, अगस्ट कॉम्ट है, कार्ल मार्क्स बेसिकली हम मास्टर्स में पढ़ते आते हैं, बट हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। तो एज सच तो आपके सिलेबस में उनका डायरेक्ट थिंकर नहीं दिए, इनडायरेक्ट हम उनको कवर करेंगे, है ना। कुछ थ्योरीज में जैसे कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है आपके सिलेबस में, तो वहां पे हम कार्ल मार्क्स को डिस्कस करेंगे। बट पहले जान लेते हैं कि फंक्शनलिस्ट थे ये, तो इन्होंने सोसाइटी को ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया, और फंक्शनलिस्ट, जितने भी फंक्शनलिस्ट होते हैं तो उनकी सोच क्या होती है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अगस्ट कॉम्ट थे वो पॉजिटिव फिलोसोफर थे, है ना। जैसे कि साइंटिफिक अप्रोच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि उस टाइम यूरोप में क्या था, डेवलपमेंट का टाइम था। तो जो लोग थे, मतलब रेनेसा पीरियड चल रहा था ना, कि पुनर्जागरण काल, लोगों को चाहिए था कि कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ नया हो रहा है तो अच्छा हो, वो नई चीज पॉजिटिव हो, इसलिए वो चीज की जा रही थी, है ना। तो वो तो तब होगी जब लोग अंधविश्वास से हटेंगे और अपना साइंटिफिक बिहेवियर फॉलो करेंगे। तो बेसिकली अगस्ट कॉम्ट की अप्रोच उसी बेस पे थी कि जितने भी लोग हैं वो अंधविश्वास से हटें और साइंटिफिकली अपनी चीजों को करते जाएं, फैक्ट के पीछे जाएं, वैलिड रीजंस को फॉलो करें एंड लॉजिकल रीजनिंग को अपनाएं। देन वो क्वेश्चनिंग करेंगे, जब वो लॉजिकल बनेंगे तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे कि मुझे अगर एक भगवान को मानना है तो क्यों मानना है, क्या रीजन है, क्या हिस्ट्री थी उस भगवान की, जो कि आज हम अपना डे टू डे लाइफ में करते भी हैं। हम हर एक चीज पे क्वेश्चनिंग करते हैं ना, ये चीज क्यों हुई है, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम क्या हैं, हम चीजों को फैक्ट एंड जजमेंट के बेस पे, फैक्ट के बेस पे, रियलिटी के बेस पे जज करते हैं। इसलिए हम उन चीजों के पीछे कॉज एंड इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, जो कि अगस्ट कॉम्ट चाहते थे कि उस टाइम फ्रांस में जो लोग रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन रह रही है, वो सुपरस्टिशियस ना होके, बल्कि वो सोसाइटी में क्या करे, अपने लिए सोचे कि आप हमेशा आपके साथ गलत हो रहा है, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो कि ठीक है मेरी किस्मत ऐसी ही है, तो आपके साथ गलत होगा। आप अपने लिए जब तक एफर्ट नहीं करोगे कि नहीं मुझे जानना है कि ऐसा है तो क्यों है, तो वो चीज वहां से हटी। फ्रांस से धीरे धीरे वो डेवलपमेंट शुरू हुई कि लोगों ने फिर क्वेश्चनिंग करनी शुरू की एंड वो अपना पॉजिटिव फिलॉसफी की तरफ चले गए। ओके, तो ये अगस्ट कॉम्ट का बैकग्राउंड था कि लोग जो उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के थ्रू समझाया, थियोलॉजिकल, मोनोथिज्म, ये सारी जो स्टेजेस थी। फिर देन लास्ट में
हमारी साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज आई, है ना। सो ये सब चीजें उनका एक बैकग्राउंड इसलिए दिया मैंने क्योंकि उन्हीं के काम को एक कदम आगे इमाइल डर्कहाइम ने किया। बट हम इमाइल डर्कहाइम को मेरे अकॉर्डिंग तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी उनको मानना चाहिए जो कि हम अगस्ट कॉम्ट को मानते हैं कि वो उन्होंने सोशियोलॉजी को कब बताया, क्योंकि उनसे पहले अगस्त कॉम्ट से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए या थिंकर्स आए थे वो बेसिकली सोशियोलॉजी को पढ़ते नहीं थे। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं था क्योंकि वो कहते थे कि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो इतनी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं थी जितना कि मैथ्स, कैलकुलेशन यानी एस्ट्रोनॉमी हो गई, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि उन्होंने अपने लॉ ऑफ साइंस हिरार्की जो बताई उन्होंने, उसके थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के थ्रू उन्होंने सब चीज समझाई भी थी, राइट। बट उन्होंने क्या कहा कि सोसाइटी क्या है, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, कि उसके अंदर सब कुछ पढ़ते हैं हम उसके अंदर मैथ्स को भी कवर करते हैं, हम उसको साइंस को भी कवर करते हैं, क्योंकि हम रिसर्च पढ़ते हैं तो हम सोसाइटी को किससे कनेक्ट करें, स्टैट्स से, मैथ्स से, है ना। तो ये सारी चीजें सोशियोलॉजी का ही एक हिस्सा है, तो ये चीज उन्होंने समझाई। बट सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट तो नहीं बनाया। 1838 में 1839 में बस एक वर्ड ओरिजिन कर दिया सोशल फिजिक्स, देन उसको हटा के सोशियोलॉजी दे दिया, ठीक है, बस इतना कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने। बट इसको आज जो हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं वो किसके थ्रू पढ़ पा रहे हैं, इमाइल डर्कहाइम के थ्रू, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उन्होंने क्या किया, सोशियोलॉजी में एक एकेडमिक डिसिप्लिन जिसे हम बोलते हैं ना, कि ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, कि एक बॉर्डियूक्स यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था उन्होंने बेसिकली, ताकि सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जाए। और उसको पढ़ने के लिए उन्होंने क्या मेथडोलॉजी दी थी, सोशल फैक्ट, करेक्ट। तो वो सोशल फैक्ट कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, सोशल कॉज या मेथड्स को या फैक्ट्स को जान लोगे, सो दैट मीन्स कि आपने सोशियोलॉजी पढ़ ली, और वो हर एक साइंटिस्ट को करनी चाहिए। ये उनका अपना एक कॉन्सेप्ट था जो कि हम उनकी थ्योरी में पढ़ेंगे। ये मेरे को आपके लिए एक बैकग्राउंड देना जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको थिंकर्स में तभी आएगा। ओके, चलो अब यहां देखो लिखा है फंक्शनलिज्म। सो फंक्शनलिज्म होता क्या है, और हम इमाइल डर्कहाइम को ही उसके अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, हमने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्यों नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि इमाइल डर्कहाइम एक ऐसे थिंकर हैं, ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने देखा कि हर एक सोसाइटी में जैसे चीजें क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे कि लोग आपस में कनेक्टेड हैं सोशल रिलेशनशिप्स की वजह से, क्योंकि वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। या फिर उन्होंने एग्जाम्पल, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हमारा अपना शरीर है, शरीर के क्या है, अलग अलग अंग हैं। अगर उन अंग को आप शरीर से अलग कर दो तो शरीर क्या पहले की तरह काम करेगा, नहीं कर पाएगा ना, और पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो या कोई अंग खराब हो जाए तो शरीर का क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, सारा डिसऑर्डर हो जाता है। तो सेम सोसाइटी ही होती है। सोसाइटी में क्या होता है कि हर एक चीज के अपने एक ऑर्डर है, एक अपने पार्ट्स हैं, जिसमें लॉ भी होगा, एजुकेशन भी होगी, ठीक है। हाँ, क्राइम का अपना सीन है, अपना रोल है भाई, क्योंकि अगर क्रिमिनोलॉजी या क्राइम नहीं आएगा तो आपको सोसाइटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर नहीं आने वाला। जब तक कि नेगेटिव चीजें ना हो आप पॉजिटिव भी नहीं सोच पाओगे, या फिर पॉजिटिव होती रहेंगी तो फिर कब आप में ईगो आ जाएगी, है ना, कभी गलत ही नहीं फील करोगे। तो वही चीज उन्होंने बोली कि फंक्शनलिज्म क्या होता है कि रोल्स, नॉर्म्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी में जो एक पर्पस को सर्व करते हैं, सो दैट ऑल आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ये जो फंक्शंस होते हैं सोसाइटी के लिए, ये वो फंक्शंस हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सोसाइटी में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, राइट। और सोसाइटी में हमें लगेगा कि यार क्रिमिनोलॉजी है या बहुत ही नेगेटिव चीजें हैं, तो अच्छा होना भी जरूरी है ना। सो ये सारी चीजें सोसाइटी के सर्वाइवल कौन सा बोला, लॉन्ग टर्म वाला, कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए हमें, थोड़े टाइम के लिए नहीं चाहिए। सो इमाइल डर्कहाइम कौन है, पहले तो हर एक थिंकर का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, फ्रांस से आते हैं वो। ओके, he argued that it was necessary to understand the needs of that social organism to which social phenomena correspond। हर एक चीज के पीछे क्या होता है,
लोगों की ज़रूरतों को समझो, सोशल ऑर्गेनिज्म को समझो, समाज में क्या हो रहा है। ओके, सो दैट फंक्शनल यूनिटी विच ऑल पार्ट सिस्टम वर्क टुगेदर विद सम डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। हर एक सिस्टम के अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरडिपेंडेंट भी होंगे और उनमें कंसिस्टेंसी भी होनी जरूरी है, तब वो अच्छे से काम कर पाएंगे। करेक्ट? ओके, चलो नेक्स्ट देखो। Emile Durkheim was born 15th April 1858 Epinal in France। Emile Durkheim कहाँ पे उनका जन्म हुआ? 15th अप्रैल को हुआ, एपिनल में हुआ था, फ्रांस में। एंड ही वॉज डाइड ऑफ अ स्ट्रोक, उनको स्ट्रोक पड़ा पेरिस में, एंड उनकी फिर डेथ हो गई थी 15 नवंबर 1917। अब ये देखो, बॉर्न उनका 15 अप्रैल को हुआ और डाइड भी सेम डेट है, बट आपको हाँ ईयर ही अलग है और मंथ्स डिफरेंट है। तो अब आप पूछोगे कि मैम क्या ये डेट्स लर्न करनी जरूरी है? तो हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आपको क्वेश्चनिंग आ जाती है वो आएगी आपको कि इसको अच्छे ऑर्डर में लगाओ, बुक्स को उनकी और उनके बॉर्न ईयर को, डेथ ईयर को। बुक्स तो तभी बता पाओगे जब पता होगा कि भाई जन्म ही उनका 1858 में हुआ है, तो बुक अगर आ गई सपोज आपको 1856, तो आप तो तुक्का भी लगाओगे तो आप मार्क कर दोगे। तो जब जन्म ही उनका 1858 में हुआ तो बुक पहले कैसे आ जाएगी? समझ गए? इसलिए आपको ईयर लर्न करने जरूरी हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो, ही वॉज फ्रेंच फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट नॉन एज फादर ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जो उनकी मैथडोलॉजी रही थी एम्पेरिकल रिसर्च विद सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो फर्स्ट एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट ऑफ फ्रांस हु इंटरप्रेटेड and developed social thoughts of Auguste Comte and Herbert Spencer. Both thinkers are in your syllabus. Okay, आपके सिलेबस में है ये दोनों, तो ये दोनों पढ़ने जरूरी हैं। देन उन्होंने सुसाइड एंड क्राइम की स्टडी की, अबॉरिजिनल रिलीजियस टोटम एंड सिंबल्स के ऊपर। फिर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया था इन्होंने, कहाँ पे? बॉर्डियूक्स में, वहां पे प्रोफेसर भी रहे। मोनोग्राफ भी इन्होंने सुसाइड के ऊपर पब्लिश किया, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन का। एंड देन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सो ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ रिलीजन कंपेयरिंग एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ, राइट? सो एबॉरिजिनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज, दीज टाइप्स ऑफ इंक्लूडेड। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है पब्लिकेशंस का, जहां पे हमने पढ़नी है उनकी बुक्स। कुछ बुक्स थिंकर के जन्म के समय की हैं, कुछ उनके जन्म का समय मतलब जो उनका लाइफ पीरियड चलता रहा, वो ये नहीं जन्म होते ही बुक लिख दी, उसकी बात मैं नहीं कर रही। ठीक है, इतना तो कोई भी एडवांस नहीं है ना, इतना कर देगा। हाँ, बट आफ्टर डेथ की जो बुक्स यहाँ मेंशन है वो बेसिकली इसलिए मेंशन की है मैंने यहाँ पे ऐसे, क्योंकि उनका कुछ वर्क है जो रिटर्न था बट पब्लिश नहीं था, तो वो उनके कुछ स्टूडेंट्स ने करवा दिया है ना, या फिर उनकी वाइफ ने कुछ पब्लिश कराई थी उनकी बुक्स, तो वो चीजें पढ़नी है। पहली है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इन 1893, सेकेंड द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, नेक्स्ट थर्ड इज सुसाइड 1897 and the elementary forms of religious life 1912. So published after death, Education and Sociology 1922, Sociology and Philosophy 1924, Moral Education 1925 and Socialism 1928. Okay, next देखो Durkheim's work. So the concept of social fact, the concept of collective representation, division of labor, theory of social solidarity, concept of anomie, suicide and religion, ये सारे concepts हम इनके अपनी थ्योरी में कवर करेंगे। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है?
तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो मेथडोलॉजी इन्होंने बेसिकली दी थी सोशल फैक्ट की, उसका क्या मतलब है। सो बुक लिखी है इन्होंने मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, 1892 में आई थी ये बुक इन्होंने। बेसिकली इसमें क्या बताया कि दो तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है सोशल। फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली तो ऑब्जर्व करते हैं, बट सोशल वर्ल्ड की चीजों को हम इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। वो चीज हमें दिखती तो नहीं, बट सोशोलॉजी को अगर पढ़ रहे हो तो मेन एम क्या होना चाहिए हर एक सोशोलॉजिस्ट का। सो ही सेड कि हर एक सोशोलॉजिस्ट को जनरलाइज्ड लॉ बनाने चाहिए। किस चीज के लिए जनरलाइज्ड लॉ बनाओगे, जो लॉ इसलिए बनाओगे ताकि कोई थ्योरी बना सको, राइट। तो टू मेक अ जनरलाइज लॉ फॉर यूजिंग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके जनरलाइज लॉ बनाओ। ओके, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अगस्ट कॉम्ट। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी क्या है, सोशल फैक्ट को पढ़ना ही सब्जेक्ट स्टडी है। तो 1895 में ये इनकी बुक आई है, Rules of Sociological Method, declared that social sciences should also be based on a scientific method। कि social science को क्या होना चाहिए, scientific method पे based होना चाहिए, correct। and founded first European department of sociology at Bordeaux। बॉर्डियोक्स में फर्स्ट अपना डिपार्टमेंट इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश किया था। दैन डर्कहाइम सेड सोसाइटी सुई जेनरेस। ये आपके क्वेश्चंस में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप देखोगे पीजीटी का तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुई जेनरेस क्या होता है, इस टर्म को किसने दिया था, ठीक है। सॉरी, सोशल फैक्ट क्या होता है, that way of acting, thinking or feeling which is more or less general in given society। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सोशल फैक्ट क्या है, एक ऐसा तरीका होता है जहां पे हमें पता लगता है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे एक्ट करने का तरीका, हमारे फील करने का तरीका सब क्या है, सोशल फैक्ट है। तो डर्कहाइम ट्रीटेड सोशल फैक्ट एज थिंग, कि हमें उसे एक चीज की तरह ट्रीट करना चाहिए, एंड दे आर रियल एंड एग्जिस्ट इंटरडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल विल एंड डिजायर। करेक्ट, कि वो इंडिविजुअल की विल पे या डिजायर पे क्या करते हैं, वेरी करते हैं। यही होता है ना सोशल फैक्ट, कि हम वहां पे चीजों को देखते हैं। हो गया, अब देखो यहाँ पे he also sought discover of social universal law and solution to problem of। ठीक है, उन्होंने प्रॉब्लम भी बताई कि हर एक चीज के पीछे क्या होता है, कि कोई ना कोई ऐसा लॉ होता है जो कि प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन भी लेके आता है सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट देखो, मेन कॉन्सेप्ट है इनका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, या बोल सकते हो आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है आप मेरे को अभी लाइव सुन रहे हो, है ना, कॉन्शियस होके क्लास में बैठे हो ना, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, कॉन्शियसली कर पा रही हूँ। अगर मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं तो मैं उस कंडीशन में कुछ बोल नहीं पाऊंगी, है ना। सो कॉन्शियस मतलब जहां पे हमारा दिमाग क्या है, स्टेबल है, हम चीजों को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से। ओके, तो सोसाइटी क्या होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक ग्रुप होती है। सोसाइटी में भी जरूरत क्या होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, कि अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हर एक इंडिविजुअल में है, तो सोसाइटी में क्या हो जाता है, इक्वालिटी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी, है ना। अगर हम उसमें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करें, वो काम करे जो सोसाइटी को पसंद ही ना आए, या फिर हर एक पर्सन अलग अलग सोचे, अलग अलग काम करे, तो कॉन्शियसनेस तब भी खत्म हो जाती है। कहते कि सब अलग अलग तो काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है कॉन्शियस होके, राइट। सो ही बिलीव दैट
एवरीवन इन सोसाइटी शेयर सम ऑफ द सेम आइडियाज। अब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अगर मैं आप लोगों का पीजीटी सोशियोलॉजी का ग्रुप बनाऊं व्हाट्सएप पे, तो जिन भी बच्चों ने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी करनी है वही उस ग्रुप में पार्ट लेंगे, मतलब अपना पार्टिसिपेशन दे पाएंगे, वही उस ग्रुप का मेंबर बनेंगे ना। ये तो नहीं इंग्लिश वाला भी सोशियोलॉजी में बैठा रहेगा। इसे ही बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि जहां पे आपको लगता है कि मेरा कॉन्शियस जोन है ये, तो आप कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। ओके, और वहां पे लोगों के सेम आइडियाज और व्यूज भी मैच करते हैं, राइट। सो इन्होंने कहा योर कंसाइन इन योर सेंस ऑफ मोरालिटी। सो दरखाइम सेज वी हैव टू लर्न राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम अदर्स। हमें दूसरों से पता लगता है कि क्या गलत है, क्या काम नहीं करना, क्या करना चाहिए। सही और गलत का फर्क भी हमें लोग ही बताते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल स्कूल, फैमिलीज और मीडिया भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। ये डर्कहाइम ऐसे सोशियोलॉजिस्ट रहे कि हर एक कॉन्सेप्ट जो कि सोशियोलॉजी का नहीं था उसको सोशियोलॉजी से में जोड़ दिया, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को उठाया और उसको सोशियोलॉजी से जोड़ दिया कि नहीं भैया ये सोशियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको सोशल फैक्ट पढ़ाया, उसके बाद वो उनकी मेन मेथडोलॉजी थी। देन उन्हें बताया कि कलेक्टिव कॉन्शियस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन डिवीजन ऑफ लेबर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ का है, वो सोशियोलॉजी का नहीं है बट इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, बट उन्होंने सोशियोलॉजी से कनेक्ट कर दिया कि इसको आप डिवीजन ऑफ लेबर को आप इकोनॉमी का ही पार्ट मत मानो, ये सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, सोसाइटी में भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ओके, चलो देखो अब यहाँ इन मॉडर्न सोसाइटीज उन्होंने कहा कि मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होता है कि जहां पे हेट्रोजेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफ्रेंसिएशन है, ये सारी चीजें हैं, बट होल्ड द सोसाइटी टुगेदर एंड चेंज। तो ऐसा क्या है जो सोसाइटी को जिसने पकड़ा रखा है, ठीक है। एंड हाउ डज सोसाइटी मेंटेन ऑर्डर, सोसाइटी कैसे अपना ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, करेक्ट। तो इन्होंने कहा कि उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग दूंगा, कि डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इज अ बुक रिटर्न ओरिजिनली इन फ्रेंच। नाम क्या था फ्रेंच में इसका? डी ला डिवीजन डू ट्रेवल सोशल। सो बाय इमाइल डर्कहाइम इन 1893 इन्होंने ये बुक लिख दी और उस बुक में उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो इन द फर्स्ट पार्ट ही एनालिसिस द सोशल सॉलिडारिटी, जिसमें उन्होंने मैकेनिकल को बताया, इनऑर्गेनिक को बताया, एंड द सेकेंड पार्ट ही एनालिसिस दैट डिवीजन ऑफ लेबर। फिर उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बताया कि जो कि सोशल चेंज लेके आए सोसाइटी में एंड सोशल इवोल्यूशन की तरफ गए, right? So he was one of the first sociologists to have studied the division of labor in sociology। ना कि इकोनॉमिक्स की बात हो रही, ना ही वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, ही सिर्फ यहाँ सोशियोलॉजी की बात हो रही है अभी। ओके, सो दी 2 forms of law reflects the 2 ways through which individuals are linked society। तो कौन से 2 तरीके थे, यहाँ देखो डायग्राम के थ्रू। पहला है मैकेनिकल एंड सेकंड है ऑर्गेनिक, बट ये दोनों रिलाई करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे, करेक्ट। उन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे सोसाइटी में यूनिटी डिफरेंट होती गई, बदलती गई, राइट। हम मैकेनिकल से मैकेनिकल से हम ऑर्गेनिक की तरफ चले गए। तो मैकेनिकल में क्या होता है, सोसाइटी बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव होती है, प्री मॉडर्न स्टेज है, ना कि पोस्ट मॉडर्न नहीं है, प्री मॉडर्न है, इतनी ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड लोगों की ज़रूरतें भी पहले के टाइम में बहुत कम थी, तो ज़रूरतें कम थी, सुखी भी ज़्यादा रहते थे, है ना। फोर्थ, सिमिलर वे ऑफ लाइफ, हर किसी का जो जीवन था पहले के टाइम में वो सिमिलर था, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था। एंड
कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं थी इतनी। सो जो ट्रेडिशन था, यानी आपने अगर किसी को मानना है, भगवान को मानना है, कोई कल्चर मानना है, तो सिमिलर होता था। सो ट्रेडिशन रिलीजन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो उनके लिए इंपॉर्टेंस होती थी रिलीजन की, कि पर्टिकुलर किसी टोटम को मानते थे ट्राइब्स के लोग, तो वहां पे कॉन्शियसनेस ज्यादा थी। बट अगर देखिए, हम कंपेयर करें आज की डेट में कि आज जो सोसाइटी है वहां पे जो रिलीजन है एज कंपेयर टू प्रिमिटिव, तो पहले ज्यादा कॉन्शियसनेस थी, अब बहुत कम हो गई। अब हम उतना मानते हैं भगवान को जितनी हमें उनकी नीड होती है, हम ज्यादा ही पूजा पाठ में ज्यादा नहीं घुसते, राइट। तो पहले था रिप्रेसिव लॉ, अब क्या आ गया, रेस्टिट्यूटिव। रिप्रेसिव क्या होता है, दमनकारी, यानी कोई प्रेशर डाल रहा है आप पे कि आपको ये चीज करनी ही करनी है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कि कोई राजा है, उसने अगर आपको कोई पनिशमेंट दी, जो काम आपने नहीं भी किया, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि आप पे प्रेशर डाला गया है ना। रेस्टिट्यूटिव अब मॉडर्न सोसाइटी का एक सिनारियो है। तो मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होता है कि ये बोला जाता है बेसिकली कि उसमें वो की बोलेंगे कि अगर जैसे लॉ आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, आपके पास प्रूफ भी है उस चीज को फैक्ट पास करने का, ठीक है। तो रेस्टिट्यूटिव एंड रिप्रेसिव में समझ आया आप लोगों को कि मैं क्या बता रही हूं अभी? ओके, डिफरेंशिएशन समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एवरीवन डिड सिमिलर टास्क, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। सबका जो काम था पहले की सोसाइटी में सिमिलर सा ही था, तो इतना डिवीजन ऑफ लेबर होता ही नहीं था, न्यू टास्क मिलते ही नहीं थे। बट जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए तो डिवीजन ऑफ लेबर भी डिस्टिंक्ट हो गया और स्पेशलाइज्ड भी हो गया। अब देखो, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो देयर, ओके। अगर आपके पास वाटर प्रॉब्लम है तो आप वहां जा सकते हो, या आप हॉस्पिटल्स में देख लो कितना स्पेशलाइज एंड डिस्टिंक्टिव है, जैसे कि हार्ट का डॉक्टर अलग है, राइट, एंड मसल्स का अलग है, न्यूरो सर्जन अलग है, जैसे है ना, एंड का वो ही सारी चीजें कि डिपार्टमेंट डिफरेंट इसलिए बना दिया क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ गई। देन फीलिंग ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पहले के टाइम में होती थी, अब क्या है, अब इंटरडिपेंडेंस आ गई है ना, क्योंकि अब हर कोई इंडिविजुअल हो चुका है, अलग हो गया, और हर किसी में अब अपनी अलग टास्क भी आ गए, ठीक है, कि वो अब सोचते हैं कि हम खुद एबल है इस काम को करने के लिए। इफेक्ट क्या पड़े क्या लगता है आपको, क्या इफेक्ट पड़े होंगे? तो देखो, सबसे पहला तो लोगों में स्पेशलाइजेशन आया, प्रोग्रेस आ गई, कंपटीशन की फीलिंग आ गई, कॉपरेट करने लगे लोग, फिर नए नए ग्रुप्स का ओरिजिन होने लग गया, एंड फिर डायनामिक डिवीजन होने लग गया। तो डायनामिक नेचर भी आ गया डिवीजन ऑफ लेबर का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल थ्योरी ऑफ सुइसाइड, जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सोशल थ्योरी ऑफ सुइसाइड होता क्या है? इन्होंने कहा, डर्खाइम फर्स्ट बिगिन टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ सुइसाइड ईयर 1888. So while he was working on the article related to suicide and birth rate in 1897, he published his book entitled Suicide, and this was his third major social work after the theory of division of labor and the rules of sociological method. Correct? So Durkheim formulated his conclusions about the cause of suicide based on the analysis of large amount of statistical data, राइट, एंड ही करेक्ट यूरोपियन कंट्रीज। इन्होंने जब स्टडी करनी थी तो अक्रॉस कंट्री का, यानी यूरोपियन कंट्री का और उसके बाहर का डाटा इकट्ठा किया था, और उसमें कंपेयर भी किया था कि मैन में कितना परसेंट सुइसाइड रेट है एट कंपेरिजन टू वुमेन, ओके। तो मेन पर्पस क्या था इनका? Main purpose of Durkheim's attempt to study suicide was search for the social factor responsible for suicide rather than looking at the psychological state and who take their own life. हर एक चीज में घुसना चाहते थे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वैसे कि तो ये
सुइसाइड, बट वो क्या कहते थे कि नहीं, ये भी सुसाइड भी एक सोसाइटी का ही अपना एक फंडा होता है कि सोशल करेंट्स किसी पर्सन के माइंड में आते हैं कि सोसाइटी या तो कोई काम आपसे करा लेती है, इतना आप पे कॉन्स्टेंट डाल देगी कि जो आप नहीं करना चाहते आप वो करना लग जाओगे, या जो आप करना चाहते थे उसको करने से रोक देगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ही सुसाइड का या उन्होंने कहा सुइसाइड भी सेम वही चीज होती है कि लोग आप इतना प्रेशर डालते हैं या आप सोसाइटी के थ्रू काम नहीं करते हो तो वो चीजें हो जाती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखो, he pioneered that the use of quantitative method in criminology। जब उन्होंने सुइसाइड पर स्टडी कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्रिमिनोलॉजी का जो डाटा होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, जब हम स्टैट्स की तरफ जाते हैं या हम मैथ्स का डाटा लेते हैं तो हम हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च पर जाते हैं। हम क्वालिटेटिव में हम किसी पर्सन की क्वालिटी को मेजर करते हैं, लाइक कि उसकी स्किन को, कलर को, राइट, कि वो उसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज की। ओके, तो काफी सारे सर्वे किए, इवेल्युएट किया, कलेक्शन किया डाटा का, देन वो रिजल्ट पे पहुंचे थे कि सुसाइड का भी अपना एक रोल होता है। ओके, टाइप्स बताए, टाइप्स क्या हो सकता है, इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, और भी टाइप्स है सुसाइड के, 3 टाइप्स हैं, 4 है, 4 टाइप्स हैं सुसाइड के। किसके अकॉर्डिंग, इमाइल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट टाइप को देखते हैं। इगोइस्टिक क्या होता है, सुसाइड कमिटेड बाय पर्सन हु आर सेल्फ सेंटर्ड, यानी आप अगर मैं किसी पर्सन को बोलूं कि इसमें ज्यादा ईगो है, दैट मीन्स वो पर्सन खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बजाय दूसरों के, वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहता है और सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। ठीक है, तो या इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई क्लास है, ठीक है, उसमें कोई न्यू एडमिशन हुआ किसी स्टूडेंट का, तो वो स्टूडेंट उन पहले वाले स्टूडेंट्स के साथ मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, अब कोई भी नया एडमिशन होगा, कोई नया बच्चा है, तो उसको हमेशा नया लगता है कि मेरे लिए ये जगह नहीं है, उस इन्वायरमेंट में उसको ढलने में, अडेप्टेशन में थोड़ा टाइम लगता है। वो हर जगह हर किसी के साथ ही ऐसा होता है। बट अगर कोई ये सोचे कि मेरे पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, या फिर वो 24 घंटे या इस चीज पे आके कि ये सोसाइटी या ये लोग या मैं ही ऐसा हूं, और सोसाइटी के साथ वो इंटीग्रेट नहीं कर पाता है, तो उसका बॉन्ड भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर ग्रुप का, बट सोसाइटी में भी ऐसा ही होगा। तो सोसाइटी क्या करेगी, उसको अपनी सोसाइटी से बाहर कर देगी। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो सुइसाइड कर लेगा। उसको लगेगा यार ये लोग तो मुझे पूछते ही नहीं है, जो कि आपने अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसे लोग एक एग्जाम्पल देखते ही होंगे जो सिर्फ खुद को 24 घंटे जो रुसता होगा, नाराज होता होगा, या इसको लगता होगा कि भाई मैं ही चला जाऊंगा किसी दिन क्योंकि ये लोग मुझे नहीं पूछते, है ना। तो ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं, और बेसिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज्यादा होता है, इस वहां का कॉमन फीचर होता है। नेक्स्ट सुसाइड आती है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कौन सी सुसाइड है, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन होती है, टू मच इंटीग्रेशन। पर होती कैसे है, यानी कि अगर कोई यहाँ पे अपनी जान ले रहा है या सुइसाइड कर रहा है, तो उसके पीछे पहली बात तो उसकी विल है, पर्सनल चॉइस है, आपने करनी है आप कर सकते हो सुइसाइड, बट उसका मोटिव क्या होता है, दूसरों को सेव करना। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड वो होती है कि वो किसी को हार्म नहीं करने के लिए करता, ना ही उसे कोई कह रहा है मरने के लिए, बट हाँ वो करता है इसलिए क्योंकि उस वहां पे उसे सोसाइटी से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, और वो एक सोशल ड्यूटी भी बन जाती है
कि ये सुसाइड करनी ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप किसी प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो पायलट होता है वो उस प्लेन की जिम्मेदारी उसकी होती है, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है प्लेन में या वेदर खराब हो गया तो उसने क्या करना है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होगी कि पैसेंजर को सेव करे, अपने आप को, चाहे उसने अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, लोगों को बचाना उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। यही डॉक्टर की भी है। अगर कोई बस में ट्रेवल कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, उस डॉक्टर को भी चोट आती है, और बट वो क्या करेगा, पहले अपने को पीछे करके उन पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल ड्यूटी है, और उसको पता होता है कि लोगों को भी होता है कि ये इनको करना ही चाहिए क्योंकि ये तो इनका एक फर्ज है ना। तो इसको बोलते हैं हम कौन सी सुइसाइड, अल्ट्रुइस्टिक। ओके, अब अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के भी आगे 3 टाइप्स बताए उन्होंने, जिसको हम सब टाइप्स बोलते हैं। वो सब टाइप्स कौन से हैं, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ हमारी क्लास में और नोट्स में ही मिलेंगे, ठीक है। ये आपको, आपने एमई की बुक्स भी पढ़ी, वहां सब टाइप्स नहीं बताए गए, और आप मतलब कि बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ ही बुक्स में इनके सब टाइप्स दिए हुए हैं मार्लर खाइन के। ओके, सब टाइप्स कौन कौन से हैं, ऑब्लिगेटरी है, ऑप्शनल है एंड एक्यूट है। ओके, सो ऑब्लिगेशंस जब हम लेते हैं, है ना, हम कहते हैं कि इस पे मेरा ऑब्लिगेशन है, तो बेसिकली इट वेयर इंडिविजुअल टेक देयर ओन लाइफ बिकॉज द सोशल कस्टम एंड रिलीजियस सैंक्शंस। यानी कि हम बोलते हैं कि रिलीजियस सैंक्शंस होते हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जहां पे हम एक सोशल कस्टम बन जाता है, तो वहां पे हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑप्शनल अल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड, जहां पे वेयर इंडिविजुअल्स कंसीडर टेकिंग देयर ओन लाइफ एज अ सोशल ड्यूटी। ये भी ऑप्शनल है कि आपने सोसाइटी के लिए सुसाइड करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली देखो सोशल ड्यूटी यहाँ पे इसलिए आएगा, प्राइवेट विल या सोशल ड्यूटी आपको अल्ट्रुइस्टिक में भी दिखा, उसके सब टाइप्स में भी दिखा, उसी के सब टाइप्स है ना, इसलिए ये आएगा ही आएगा। थर्ड है एक्यूट, जहां पे हम सेक्रीफाइस के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं, हमें लगता है हमारी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमें इसको अपना जीवन ऐसे ही निकाल दो। जैसे कि आपने जॉय ऑफ सेक्रीफाइस में आपने वो देखे होंगे ना, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, काफी साल तपस्या करते हैं और भूखे प्यासे बैठते हैं और ऐसे ही ध्यान में ही बैठे बैठे वो चले जाते हैं। तो दैट मीन्स कि वो है जॉय ऑफ सेक्रीफाइस, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो ये सब काम कर रहे हैं, लगता है कि हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं, वो सारा इसके अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनोमी। एनोमी बेसिकली एक ऐसी कैजुअलिटी होती है, एक ऐसा इम्बैलेंस है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि आपने सुना होगा बैंकरप्ट हो गया पर्सन, है ना, या आप बोलते हो कि कोई फार्मर है, उसने करोड़ों का लोन लिया था कोई पर्टिकुलर खेती करने के लिए, बट बारिश हो गई, उसकी सारी फसल सड़ गई, खराब हो गई, तो अब वो क्या हो गया, वो दिवालिया हो गया एक तरीके से। लोन लेके उसने फसल की थी बट वो सड़ गई, तो वो क्या हो गया, पहले ही गरीबी में था कि चलो लोन ले रहा हूं मैं, कुछ फायदा होगा तो मैं इसका कर्ज उतार दूंगा, बट वो तो और कर्जे में आ गया, करेक्ट। एंड देन फिर है सॉरी, फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटल क्या होता है, हमारी किस्मत होती है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, और इसलिए मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं रेप विक्टिम्स, जिनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी, फिर उनको लगता है कि, या वो खुद नहीं सोचती तो उसको ये सोचने पे मजबूर कौन कर देता है, सोसाइटी कर देती है कि बेचारी के साथ ऐसा हो गया, है ना, इसकी किस्मत में ही ऐसा होगा। ये हम अपने हर रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे टॉर्चर मिलते हैं कि इसकी किस्मत ही ऐसी होगी। तो जो सुइसाइड करता है ऐसा कि
लोग मुझे ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो ये मान के सुसाइड कर लेता है, ठीक है, वो फैटलिस्टिक में आएगा। क्लियर हो गया? तभी सुसाइड को उन्होंने सोशल फैक्ट के साथ जोड़ दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एनोमी। देखो यहां पे एनोमी क्या होता है? लैक ऑफ नॉर्म्स, और ये लॉ, नॉमी इन ग्रीक मीन्स लॉ। तो एनोमी व्हेन सोशल नॉर्म्स आर वीक एंड इनएडिक्वेट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोड क्रॉस करते हो तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करो, ये सब क्या है? रूल्स बनाए गए हैं ना। हर एक चीज के अपने रूल्स होते हैं सोसाइटी में, तब आप उसका अच्छे सा मेंबर बनोगे और उस चीज में आप पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे। सोसाइटी के अगेंस्ट जाके काम करोगे, सोसाइटी एक ना एक दिन आपको उस सोसाइटी से ही बाहर फेंक देगी, आपको उसका मेंबर नहीं मानेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी कॉलोनी में रहते हो, किसी इनक्लेव में रहते हो, ठीक है, वहां पे क्या अलाउड होता है बेसिकली कि हर कोई अपने घर में शांति पूर्वक रहना चाहता है। कोई ऊंची आवाज में गाने चला दे और रात के 10 बजे रोज चलाए, तो जितने भी उस फ्लैट्स में लोग रहते हैं, एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे कि ये चीज यहाँ नहीं चलेगी, प्लीज आप थोड़ा कॉपरेट करो, आपको गाने सुनने हैं, आप हेडफोन यूज कर लो। बट यहाँ पे हर बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो ये बिहेवियर नहीं चलेगा, आपको ये समझाया जाएगा, ठीक है, आपको वार्न करके छोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं मानोगे, सेम एक्टिविटी करते रहोगे, तो आपको उस इनक्लेव से ही बाहर निकलवा दिया जाएगा, ठीक है, पुलिस को बुला लेंगे। तो यानी कि आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे ना, तो यानी आप एनोमी हो। ओके, क्लियर हो गया? ज्यादा शॉर्ट में याद रखना है, हिस्ट्री में नहीं जाना, तो नॉर्म्स के साथ क्या लग जाए? ए, यानी जो नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, ये कीवर्ड माइंड में सेट कर लो तो पता लग जाएगा कि नॉर्म्स के अगेंस्ट है, यानी एनोमी है। क्लियर है? आगे देखो, इसमें एक बार कीवर्ड देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड Durkheim points out that in attempting to identify pathological social conditions, तो बेसिकली एनोमी क्या है? आप लोगों ने जब आप लोग हॉस्पिटल्स जाते हो तो वहां पे पैथोलॉजी वर्ड लिखा होता है, राइट? पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई बीमारी की बात हो रही है। तो एनोमी पर्सन जो होता है ना, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक बीमारी है, ये याद रखना। कोई भी पर्सन, एनोमी पर्सन सोसाइटी में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं करता। लाइक कि ये तो नहीं है कि आप बोलो कि मैम क्या ड्रग एडिक्ट एनोमी है, तो नहीं, वो एनोमी नहीं है, वो उसकी हैबिट है। कि हो सकता है ना वो पहले नहीं करता था बट अब करने लग गया नशे, बट ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी करे वो हमेशा उसके अगेंस्ट चले। आपने ऐसे ड्रग एडिक्ट्स भी देखे होंगे, सोसाइटी की बात मान रहे हैं बट वो उनकी हैबिट है कि वो उनको लगता है कि हाँ थोड़ा मुझे अच्छा प्लीजेंट फील होता है इसलिए मैं नशा कर रहा हूँ, राइट? तो वो चीज कि अगर लोग मुझे कहें कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए बट मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँ, मैं कहूँ नहीं मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है सजेशन की, तो दैट मीन्स कि मैं उनके लिए क्या हूँ? एनोमी पर्सन हूँ, ठीक है? ये याद हो गया? चलो गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। कि अब यहाँ पे बात आती है कि जो धर्म होता है, रिलीजन होता है, वो सोसाइटी में क्या काम करता है। तो इन्होंने बहुत टाइम बाद 1912 में ये अपनी डेफिनेशन दी थी, इतनी लंबी डेफिनेशन रिलीजन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने ये अपना वर्क द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में भी पब्लिश किया था। एंड ही सेड कि जितनी भी रिलीजियन या रिलीजियस प्रैक्टिस चीजें होती हैं वो हम उनको एक तरफ रखते हैं हमेशा, हम उनको मतलब कि ऐसे ही नहीं छोड़ देते कहीं भी। तो वो चीज़ों को, चाहे वो चर्च हो, क्योंकि वो है फ्रेंच फिलोसोफर तो वो चर्च की बात कर रहे हैं, बट हम बेसिकली मंदिरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे घर में भी मंदिर होते हैं, वो सेक्रेड होते हैं, तो हम उनको एक तरफ रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो बेसिकली जब एलिमेंट्री फॉर्म्स की बात करी तो उन्होंने एक ट्राइब की बात की थी, वो है अरुंटा ट्राइब, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब्स हैं। वहां पे उन्होंने 2 चीजें बताई थी, सेक्रेड एंड प्रोफेन। यहाँ देखो,
सेक्रेड एंड प्रोफेन। तो सेक्रेड चीजें क्या होती हैं, जहां पे हम बात करते हैं टोटम की। प्रोफेन चीजें क्या होती हैं, जहां पे हम बात करते हैं टैबू की। पहली चीज तो ये याद रखना। बट सेक्रेड क्या है, पवित्र चीजें। जितनी भी पवित्र चीजें होती हैं, यानी जहां पे भगवान का नाम आता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वो काउंट होगा आपका टोटम के अंदर। ओके, कि उस ट्राइब, पर्टिकुलर ट्राइब, ये ट्राइब में नहीं गए, फील्ड वर्क नहीं किया, बट हाँ उन्होंने एक बुक्स पढ़ी, काफी सारे टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव्स को फॉलो किया, फिर एक स्टडी की, एक एनालिसिस कर दिया कि अरुंडा ट्राइब्स जो थी ऑस्ट्रेलिया की, बेसिकली वहां पे टोटम को फॉलो वो करते थे। टोटम बेसिकली था क्या, टोटम एक ऑब्जेक्ट है कि ट्राइब के लोगों में ना भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो पर्टिकुलर किसी नदी है, कोई पेड़ है, कोई पत्थर है, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते थे। और पूजा भी वो इसलिए करते थे क्योंकि देखो आइसोलेट होके रहते हैं ट्राइब्स के लोग, कभी वो सोशल बॉन्ड्स बना के नहीं रहते। आपने देखा होगा कि हर एक ट्राइबल्स लोग सोसाइटी से दूर रहते हैं। ओके, बट ओकेजनली उनको कभी किसी पर्टिकुलर ट्राइब से मिलते थे तो थोड़ा अच्छा सा फील आता होगा, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे को टोटम की वजह से ही हो रहा है, कि मेरे को ये भगवान मेरे इसकी वजह से हो रहा है, राइट। तो टैबू क्या है, इसका ऑपोजिट है। जितनी भी चीजें जो आपको सोसाइटी ने मना की कि ये नहीं करनी, ओके, कि ये चीज मना है, अगर आप उसको बोलें कि आप मंदिर में चप्पल पहन के मत जाओ, स्लीपर डाल के मत जाओ, और आप वहीं पे खड़े रहोगे स्लीपर डाल के, तो आप उस टोटम का, उस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनोगे। आप सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अभी तक हमने इनके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। ओके, आज मैं आपके सामने इमाइल डर्कहाइम से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगी। ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, पीवाईक्यू से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो कि इमाइल डर्कहाइम से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से चीजों को पढ़ो, समझो और फॉलो कर दो। ओके, मैंने जितने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए उसी से रिलेटेड हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ इमाइल डर्कहाइम्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी। इन सब में से, ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से इमाइल डर्कहाइम का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी के लिए नहीं है। ओके, तो पहला लिखा है सोशल फैक्ट, ये भी हमने पढ़ा। डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी पढ़ा। एनोमी भी पढ़ा। क्या फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा उनके कॉन्सेप्ट्स में? वो अलग बात है कि वो फंक्शनिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, बट वो अप्रोच तो नहीं दी ना उन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्क नहीं है ना उनका, थ्योरी है वो। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नेक्स्ट देखो, What is the definition of social fact according to इमाइल डर्कहाइम? अभी आप लोगों ने सोशल फैक्ट पढ़ा, डेफिनेशंस क्या हैं? पहली है, ए फिनोमिना दैट एग्जिस्ट इंटरडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑप्शन बी, ए फिनोमिना दैट इज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल, ए फिनोमिना दैट इज शेयर्ड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, और ए फिनोमिना दैट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो सोशल फैक्ट क्या होता है? जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल माने या ना माने, चीजें फिर भी सोसाइटी में रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपकी एज ना 20 ईयर्स हो चुकी है, या आप फॉर एग्जाम्पल 26 हो गई है, काफी इनफ एज है, अब आपको शादी करा लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको सजेशन दिया ये, और बट अगर ये एक नॉर्मल सजेशन है, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, बट शादी तो रहेगी ना, वो तो नहीं खत्म हो जाएगी आप नहीं करोगे तो, वो तो चलती रहेगी ना लाइफ भर, वो कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर इसका ऑपोजिट देखूं तो होती है फैमिली। फैमिली आप पे कॉन्स्टेंट डाल सकती है कि नहीं शादी तो करनी ही पड़ेगी, आप 26 के हो गए। तो दोनों चीजें हो सकती है, इंडिविजुअल माने या ना माने, चीजें रहती हैं यहाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर? क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर?
So the process by which tasks are specialized and assigned to different individuals or groups. Option B, the process by which individuals become more interdependent. Option C, the process by which societies become more complex, या all of the above. जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को. मैंने क्या बताया था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर में टास्क स्पेशलाइज्ड होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क हम असाइन भी करते हैं, मोर इंटरडिपेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. आगे देखो, व्हाट इज एनोमी. एनोमी का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉर्मलेस. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोमिक सुइसाइड. क्या एग्जाम्पल हो सकता है एनोमिक सुसाइड का? A soldier who commits suicide during wartime, a farmer who commits suicide due to crop failure, a student who commits suicide due to academic failure, या all of the above. Anomic suicide, all of the above आएगा. Okay. Which of the following is not an example of mechanical solidarity? So a small, tightly knit community, society with a strong sense of shared values, a society with a large degree of social inequality, a society with a strong sense of collective conscience. क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ. मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है? मैकेनिकल का सीधा मतलब मैंने बताया था, मैकेनिकल थी, यहाँ पे ऑर्गेनिक थी. ऑर्गेनिक, सॉरी, ये होता है प्रिमिटिव, ये होता है मॉडर्न. करेक्ट. तो यहां पे क्या होगा? सोसाइटी में क्या होता है? नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है, ना कि क्या पूछा है. प्लीज नॉट को भी ध्यान में रखिएगा, नहीं कह दो मैम ऑल ऑफ द अबव है तो. राइट क्योंकि देखो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ सोशल इनइक्वालिटी होती है क्या? नहीं होती. सब सिमिलर से तो होते हैं. फिर सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कलेक्टिव कंसाइंस तो होता है, शेयर्ड वैल्यू भी होती है. तो क्या स्मॉल और टाइटली निट कम्युनिटी होती है क्या? प्लीज इसको जल्दी से देखो. इसका आंसर तो क्या होगा? ए सोसाइटी विद ए हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखो, what is which is the following is not an example of organic solidarity. ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का एग्जाम्पल नहीं है. तो है लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, अ सोसाइटी विद अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, a society with a strong sense of interdependency, or a society with a weak sense of collective consciousness या कंसाइन.
जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑर्गेनिक होता है मॉडर्न टाइम में, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी तो होती है, ठीक है, और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन भी होता है, इंटरडिपेंडेंसी भी होती है। क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का वीक पॉइंट होता है या नहीं है? तो ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the relationship between social fact and individual actions according to Emile Durkheim? So first is social fact are product of individual action. Option B, individual actions are the product of social facts. Social facts and individual actions are mutually exclusive. Or option D is social facts and individual actions are interrelated. तो पूछा है कि क्या ऐसा रिलेशनशिप है सोशल फैक्ट और इंडिविजुअल एक्शन का आपस में इमाइल डर्कहाइम के हिसाब से। तो इन्होंने बोला सोशल फैक्ट और इंडिविजुअल सार क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम? क्या पर्पस था उनका? टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशल फैक्ट, राइट, टू एक्सप्लेन कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड टू डेवलप सोशल प्रॉब्लम्स आल्सो। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ इमाइल डर्कहाइम? इनमें से कौन सा मोस्ट फेमस वर्क रहा उनका? सारे ही रहे थे, बट मोस्ट कौन सा था? तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड रहा। जल्दी देखो, सारे वर्क हैं इमाइल डर्कहाइम के। अभी मैंने क्या बताया? ये मोनोग्राफ था उनका, ठीक है। जहां पे उन्होंने मतलब वास्ट लेवल पे बेसिकली कंपैरेटिव सोशियोलॉजी को फॉलो करके ये चीज निकाली थी, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी जो क्लासेस होंगी बेसिकली वो रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही रहेंगी। आपको टॉपिक कराया जाएगा, देन फिर एमसीक्यूज बताऊंगी मैं क्लास के बाद कि इस तरह से होंगे। नहीं तो मंडे टू फ्राइडे तो क्लासेस होंगी हमारी, एंड सैटरडे टेस्ट होगा। तो टेस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं, जब सिलेबस कवर होता जाएगा आप लोगों का टेस्ट भी होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कंपटीशन गुरु आपकी क्या हेल्प कर सकता है, क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, एडमिशन्स से लेके आपके एग्जाम तक की जर्नी कैसे रहने वाली है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो एड्रेस है सेक्टर 34A SU 112113। आप इस नंबर पे कॉल भी करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर जिस दिन आप क्लासेस नहीं लगा पा रहे तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन के अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। डाउट्स मेरे से सैटरडे भी ले सकते हो। सैटरडे टेस्ट होता है और डाउट डिस्कशन होता है। ओके, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं, राइट। एंड आपको मिलता है साथ में मॉक सीरीज, मॉक टेस्ट मिलते हैं, और आपको मेरी क्लासेस तो मिलेंगी ही। अगर आप ऑनलाइन लगाते हैं तो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, एंड ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगी। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर सभी को पसंद आया होगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।